वो चेक करना है, तो बी केयरफुल इसके साथ। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट बच्चों, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि कैलकुलेट करके मुझे भेजना, कुछ दिया था, और एक भी स्टूडेंट का आंसर नहीं आया अभी तक, और मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आया। कर रखा है? कितने लोगों ने किया? हाथ उठाओ तो। चलो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ फिर ना। ऑल राइट, सो अभी तक के जितने भी हमारे क्लासेस हुए हैं थर्मो में, उनमें हमने पहले ही समझने की कोशिश करी है कि भाई सिस्टम सराउंडिंग क्या होता है, कितने टाइप के सिस्टम होते हैं। उसके बाद थर्मोडायनामिक वेरिएबल को एक्सटेंसिव इंटेंसिव में क्लासिफाई किया है, और उसके बाद हम लोगों ने प्रोसेस समझाया क्या होता है। प्रोसेस में कितने टाइप के डिफरेंट प्रोसेस हैं, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, ये सारे प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हमने डिस्कस किया। फिर हमने पढ़ा यार रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, एंड हमने वर्क डन का पूरा एक्सप्रेशन डिराइव किया हर एक टाइप के रिएक्शंस के लिए, है ना। और फिर लास्ट क्लास में हम लोगों ने हीट के बारे में समझने की कोशिश करी कि भाई हीट करता क्या है, अगर किसी को हीट ट्रांसफर हम करें तो उससे होगा क्या, उसके फिजिकल स्टेट में क्या चेंजेस होंगे, टेम्परेचर में क्या होंगे, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो ट्रांजिशन से क्या उसका लेना देना है, ये सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा, है ना। तो आज अब इसके आगे हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन दे करके चेक करना चाहूंगा कि आपकी अभी तक अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी हुई है, राइट। चलो ध्यान से सुनना इसको, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है। मैंने 1 मोल वाटर ले रखा है बेटा, लिक्विड वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। One mole of water is taken at 100 degree Celsius and 1 atm pressure। अब हो क्या रहा है कि भाई ये जो 1 मोल ऑफ वाटर है ना, इसको मैं ग्रेजुअली हीट सप्लाई कर रहा हूं, मैं हीटिंग कर रहा हूं। ऑफ कोर्स बाहर का प्रेशर कितना है, 1 atm ही है, वो चेंज नहीं हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना है उतना ही मेंटेन। धीरे धीरे ये क्या होगा, अब आपको मालूम है कि भाई ये 100 पे आ गया और 100 इसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे इसको हीट मिलेगा ये कहां पहुंच जाएगा, वेपर स्टेट में। तो हीट मिलता जाएगा, वेपर में जाता जाएगा, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा ना। सो is heated so that all the liquid is converted into vapor, and that too at again 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब मैं 100 से बाहर नहीं जा रहा हूं, 101 102 नहीं बोल रहा हूं, 100 पे ही रख रहा हूं, इतना पे इसको कर दिया है, राइट। तो आपको क्या बताना है, एज्यूमिंग, आप एज्यूम करो, एज्यूमिंग PV इज इक्वल टू nRT वैलिड फॉर वेपर। हालांकि आपको मालूम है कि ये किसके लिए वैलिड होता है, आइडियल गैस के लिए, लेकिन अभी आप मान लो कि ये वेपर के लिए भी वैलिड है। देन फाइंड, सबसे पहला W फॉर द प्रोसेस, एंड सेकेंड आप बताओ कितना हीट सप्लाई किया इसको, और आपको लिक्विड वाटर का आपको क्या दिया हुआ है, गिवन H2O, सॉरी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 540। मैंने पिछले क्लास में भी आपको लिखाया था, बोला था याद कर लेना, 540 कैलोरी पर ग्राम। कम ऑन डू इट गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वापस से मैं समझा दे रहा हूं, हो क्या रहा है, 1 मोल ऑफ वाटर, लिक्विड वाटर इज टेकन एट 100 डिग्री सेल्सियस and 1 atmospheric pressure and is heated so that all the liquid is converted into, yes, vapor। and ये conversion कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, उसी टेम्परेचर पे।
100 डिग्री सेल्सियस पे ही, मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, यही है ना बॉइलिंग पॉइंट वाटर का। तो आपको क्या एज्यूम करना है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इज वैलिड फॉर वेपर ओनली, समझ रहे हो ना। तो आप बताओ इस प्रोसेस में जब वो लिक्विड से पूरी तरीके से वेपर कन्वर्ट हो जा रहा है तो इस प्रोसेस में वर्क डन कितना हुआ, पहला क्वेश्चन। एंड दूसरा मैंने पूछा है कितना हीट इसको देना पड़ा, हीट सप्लाइड। डू इट फास्ट। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपर से गैस के लिए नहीं, लिक्विड से वेपर के लिए, है ना, लिक्विड से वेपर बेटा। लेटेंट की जरूरत कब पड़ती है, जब फेज ट्रांजिशन हो रहा हो। तो फेज कब ट्रांजिशन होता है, या तो सॉलिड से लिक्विड बन रहा हो, लिक्विड से गैस बन रहा हो, या एलोट्रोपिक कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो। चलो जल्दी करो इसको। डोंट टॉक। सोच के बताओ बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये ना। प्लीज डोंट डिस्कस। हाँ वो तो पिछली क्लास में ही कर लिया था, आज तो फॉर्मेलिटी के लिए लिया है, मेन तो काम इसका है डब्ल्यू का। देखते हैं कौन निकालता है। चलो
इधर दिमाग लगाने के बजाय इन सब में। कोई डेटा मिसिंग हो तो बताओ। हाँ जी बच्चों, कर लिया? आओ देखते हैं, आओ चेक करते हैं यार, ना बहुत टाइम दे दिया मैंने। आप देखो Q के बारे में क्या हुआ। Q का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना आएगा, M इंटू एल, राइट। मास कितना है बेटा, 1 मोल ऑफ ये लिया है हमने, तो 18 ग्राम लिख सकता हूँ। तो LV का वैल्यू कितना है बेटा, 540 कैलोरी पर ग्राम। तो ये निकल लिया कितना, 97। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखो आता है बात वर्क का। अब आ जाओ, इसको समझते हैं ना, क्योंकि अगर स्ट्राइक करेगा आइडिया तो तुरंत हो जाएगा, नहीं तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला। देखो कुछ ऐसा समझो, हो क्या रहा है कि ये लिक्विड से, मान लो 1 मोल का मतलब 18 ml ही होगा, और आप इमेजिनरी ऐसा कोई पिस्टन समझो जिसके ऊपर 1 atm लग रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में प्रेशर 1 atm का ही है ना। तो ऐसा इमेजिनरी एक चीज समझ करके फिर आप सोचोगे तो आपको क्लिक कर जाएगा। अब हो क्या रहा है, जैसे जैसे मैं हीटिंग कर रहा हूँ वेपर में चेंज हो रहा है, वेपर में चेंज होगा तो नेचुरली वो पिस्टन को पुश करेगा। बोलो भाई, पुश करता जाएगा, तो ये धीरे धीरे पिस्टन बढ़ते 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 पिस्टन यहाँ तक पहुंच जाएगा जब सारा का सारा वेपर में पहुंच गया। बोलो, ऊपर का प्रेशर कितना हमें एज्यूम करना है, 1 atm, और ये पूरी तरीके से वेपर में पहुंच गया है। तो अब कितने लोग कह रहे हो कि सर देखो, अंदर का मालूम हो या ना मालूम हो, क्योंकि वो कभी लिक्विड है कभी वेपर बन रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन इतना तो मालूम है सर, W एक्सटर्नल निकालने के लिए हमें एक्सटर्नल प्रेशर ध्यान देना होता है और वॉल्यूम चेंज कितना हुआ, तो और वो हमेशा कांस्टेंट है। तो क्लियरली W का वैल्यू माइनस इंटीग्रल ऑफ, कितने लोग कह रहे हैं, P एक्सटर्नल इंटू DV, वॉल्यूम ऑफ
दिस कितना चेंज हुआ। अब P एक्सटर्नल तो 1 ATM है, ये तो कांस्टेंट ही है, तो आप इसको देखो लिखा करो अच्छे से ना, दैट इज इक्वल टू, आप यहां पे लिखोगे P एक्सटर्नल इज 1 ATM ऑलवेज, तो वो कांस्टेंट हो गया, आइसोबेरिक हो गया, तो बाहर निकल जाएगा। सो माइनस P एक्सटर्नल को मैं P एक्सटर्नल ही लिख ले रहा हूं, चलेगा। इंटीग्रल ऑफ dV कहां से कहां तक भाई, V1 से V2 तक। अब यहाँ V1 V2 क्या है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि V1 कुछ और नहीं बल्कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वाटर, और V2 कुछ और नहीं बल्कि वॉल्यूम ऑफ वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस, भाई यही है ना। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, dV का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, V, तो यहां मैं बोल सकता हूं V1 एंड V2, यहां माइनस P एक्सटर्नल, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूं सिंप्लीफाई करके, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेता हूं, माइनस P एक्सटर्नल इनटू, ये पहले V2 आएगा, V2 माइनस V1, चलेगा क्या। अब बताओ कितने लोग बोल रहे हो कि सर इसी को आप क्या लिख रहे हो, माइनस P एक्सटर्नल, V2 का मतलब वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अभी कितने लोग बोल रहे हो सर लिक्विड का वॉल्यूम 18 ml ही होगा। अरे लिक्विड वाटर का डेंसिटी कितना होता है मोटू, 1 ग्राम पर ml, या यूं बोल दो ये 18 ml होगा, और 18 ml विल बी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ दिस। कैसे, नहीं अगर समझ आता है तो आप निकाल लो ना वैल्यू यार, वॉल्यूम ऑफ वेपर निकाल लेते हैं, क्योंकि वेपर के लिए तो हम क्या लगा सकते हैं, PV इक्वल टू NRT, तो क्या आ जाएगा nRT/P लगा सकते हैं, बोलो भाई। तो प्रेशर कितना था 1 ATM, लगा दो, मोल कितना है 1 इंटू R का वैल्यू ATM लीटर में ही अगर अभी निकालना है तो उसी में रख लो, ATM लीटर में ही कर ले रहे हैं हम लोग, तो कितना आएगा 1/12 या 0.0821 ATM लीटर ना। अच्छा ये लीटर में आ रहा है वॉल्यूम। अब टेम्परेचर कितना है बेटा 373, 100 केल्विन है ना, सॉरी 100 डिग्री है तो 373 केल्विन, एंड डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना है 1 ATM, तो ये आंसर लीटर में आ गया, मुझे बताने की जरूरत ज्यादा नहीं है यहाँ पे, चलेगा। तो वॉल्यूम अब देख रहे हो ये वैल्यू कितना आएगा, 373 मल्टीप्लाई बाई ये करोगे तो दिस विल बी कितना आ रहा है 300, तुम कुछ बता रहे थे। अरे रिलैक्स, ये वैल्यू लीटर में कितना आ रहा है उतना बताओ ना, ये लीटर में कितना आ रहा है यार, 0.08, 30 पॉइंट आ रहा है ना, 30.623 लीटर। अब एक बात बताओ, ये 30 आ रहा है, 30 लीटर आ रहा है, और उसके रेस्पेक्ट में 18 ml है, क्या डिफरेंस इसका 30 नहीं मान लेंगे हम, बोलो। अरे समझ में आ रहा है, 18 डिवाइडेड बाई 1000 करोगे तो ये तो नेग्लिजिबल हो जाएगा ना एज कम्पेयर टू 30, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, अच्छा प्रेशर एक्सटर्नल कितना था 1 ATM, बच्चों बोलो, तो 1 ATM मल्टीप्लाई बाई ये वाला वॉल्यूम कितना आ रहा था 30.62 लीटर, तो आंसर कितना आ गया 30.62 ATM लीटर विद अ नेगेटिव साइन, यही आएगा वर्क डन। कितने लोगों का करेक्ट हुआ था, चलेगा कोई बात नहीं, इतना अगर आप कर लिए हो तो बहुत अच्छी बात। आया है ना, इंटरेस्टिंग है ना ये, बताओ बाकी और किसी तरीके से नहीं निकलेगा। अब देखो ये चीज सोचना ही अपने आप में बहुत टफ है कि लिक्विड से अगर वो गैस बन रहा है कोई चीज, तो वर्क निकाले कैसे, दिमाग ही हैंग हो जाएगा कि गैस का रहता है इनसाइड तो हम प्रेशर निकाल सकते। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज क्या हमें समझ में आई कि भाई एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, और हमें फोकस भी उसी पे, फोकस हमेशा बाउंड्री पे रहना चाहिए, बाउंड्री, क्योंकि वर्क का कोई मतलब ही नहीं है अगर बाउंड्री को कोई पुश नहीं कर रहा है। कोई मतलब है क्या वर्क का अगर बाउंड्री को पुश नहीं किया जा रहा है तो।
ये बाउंड्री पे क्या हो रहा है उस पर दिमाग लगाओ। तो अगर गैसियस प्रेशर हमें मालूम हो, अच्छी बात, नहीं मालूम चल रहा है तो एक्सटर्नल प्रेशर मालूम है ना, उससे काम निकाल लो। अरे क्लियर हो रहा है ना? तो इस तरह के कन्वर्जन में हमें ये बड़ा हेल्प करता है। अंडरस्टूड बच्चों? हाँ, खुद दिमाग लगाओ ना यार, किसी लिक्विड को अगर तुम वेपर बनाते हो तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन होने वाला है उसमें? बोलो। तो एक्सपेंशन होगा तो नेचुरली उसके रेस्पेक्ट में ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। नहीं हो तो तुम निकाल निकाल के वैल्यू रख लो ना, इसमें तो मैंने निकाल के ही रखा है, तभी तो बोला हूं कि कम है। कंफ्यूजन हो तो बेस्ट है कि आप भाई रख दो वैल्यूज, खत्म। तो ये 18/1000 आ रहा था और ये 30 आ रहा था, तो अब तो देख के समझ में आ रहा है कि नेग्लिजिबल है, तो उसके बाद स्टेप ले लो। अरे क्लियर हुआ? तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, कर लोगे? हाँ, चलो एक और देके देखते हैं तुम लोग कितना दिमाग चलाते हो। चलो, फाइंड द वर्क डन find the work done during what? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ लिक्विड वाटर। लो अब थोड़ा सा और गेम करता हूं। फाइंड द वर्क डन ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। तो H2O लिक्विड से अब क्या बन रहा है? वो H2O आइस बन रहा है। कितने पे बन रहा है? प्रेशर दिया हुआ है 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड टेम्परेचर दे दिया हुआ है कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड से आइस बन रहा है, आपको मालूम है ये बात ना? वंडर होता है यहाँ पे। डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर इज 1 ग्राम पर ml, एंड मैं एज्यूम कर रहा हूं इसका डेंसिटी ऑफ आइस हल्का होता है ना, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि 0.9 ले रहा हूं मैं। हालांकि इतना डिफरेंस भी नहीं होता है, बट चलो मैंने ले लिया ताकि मुझे तो वर्क निकालना है। दिमाग खराब है तुम्हारा? कुछ भी बकवास कर रहे हो तुम, पिट जाओगे तुम लोग। जल्दी करो। फाइंड द वर्क डन इन दिस केस। देखो तो क्या करते हो तुम लोग, अब देखे क्या करते हो। फाइंड द वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर इज क्रिस्टलाइज्ड। अरे शांत रहो, बता दिया पिछले वाले में, हो गया। अब इससे ज्यादा कोई यूज नहीं है इसका। 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू 1 मोल ऑफ आइस एट T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, जहां पे मैंने दोनों की डेंसिटी दे रखी है आपको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है 1 atm। अब करो देखे, अगर तुम समझ गए हो तो कर लो जाओगे, यहाँ पे भी नहीं समझे हो तो यहाँ दोबारा बताऊंगा मैं। देखते कौन कौन बच्चा कर सकता है। अब मुझे एकदम फाइनल आंसर चाहिए, एंड दैट टू इन जूल। आई नीड द फाइनल आंसर इन जूल। रिपोर्ट योर आंसर इन जूल।
चलो भाई, हो गया सबका। देखो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल है। फोकस आपका जहां पे है उसके हिसाब से इसका आंसर निकलेगा। फोकस बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए कि सर आप डेंसिटी देखो ना, कम हो रहा है ना, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा होगा। अरे इजंट इट? तो ये कुछ वैसी वाली बात है कि सर अभी ना ऊपर से प्रेशर 1 atm लग रहा है चारों तरफ से, ये हमारा लिक्विड था, बोलो बच्चों, और फिर जब ये आइस बन रहा है तो थोड़ा स्वेल कर जा रहा है ना। अच्छा ऐसा क्यों होता है भाई? सॉलिड तो और कॉम्पैक्ट होना चाहिए, वाटर के केस में ऐसा क्यों होता है? तो मैंने आपको बताया था ड्यू टू क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ H2O, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के वजह से इनके बीच में वैक्यूल्स क्रिएट हो जाते हैं। होता क्या है कि जब भी आप वाटर का HOH का हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में आप सोचते हो तो याद करो, मैंने बताया था टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। 1 वाटर मॉलिक्यूल इज सराउंडेड विथ 4 वाटर मॉलिक्यूल थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। याद आ रहा है क्या बच्चों? तो अब अगर आप ऐसे दिमाग लगा रहे हो तो आपको पता चलेगा कि जब ये सर आइस बन गया तो अब ये मूव नहीं कर सकते ना, रिलेटिवली नहीं मूव कर पाएंगे, तो इतना बड़ा गैप इधर, इतना बड़ा ऐसे, फिर मतलब एक्सटेंशन होगा जब यहाँ गैप, ये गैप को कभी फिल नहीं कर पाएंगे सॉलिड में। जबकि अगर लिक्विड हुआ तो ये आराम से ब्रेक होकर के इधर से उधर मूव करते हैं। तो इस वजह से ये स्पेस जितना भी है वो सबको कवर कर लेते, कोई वॉइड क्रिएट नहीं होता है। तो आइस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से, क्रिस्टलाइन नेचर होने के वजह से यहाँ वॉइड्स क्रिएट हो जाते हैं बड़े बड़े, जिसके वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है। तो ये बड़ा पूछता है एग्जाम में कि यार जनरली सॉलिड का डेंसिटी तो हाई होता है, लिक्विड उल्टा लो डेंसिटी क्यों होते हैं? कहने का मतलब किसी सॉलिड को अगर आप मेल्ट करोगे तो वॉल्यूम बढ़ता है, आइस के केस में उल्टा है, आइस को मेल्ट करोगे तो वॉल्यूम उल्टा कम हो जाएगा। मतलब 1 लीटर आइस है तो हो सकता है आपको 0.95 लीटर ही लिक्विड मिले, ऐसा हो सकता है। इस केस के हिसाब से अगर हम चले तो पता चलेगा कि भाई 1 लीटर अगर हमारे पास लिक्विड है उसको आइस बनाओगे तो 900 ml ही आइस बनेगा, क्योंकि देखो डेंसिटी कितना है, ये 1 है और ये 0.9 है। अरे आ रहा है क्या बात समझ में? तो अब देखो ये स्वेल कर रहा है लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर तो बेटा 1 atm ही है ना, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है तो वर्क डन के लिए तो हमारा काम हो गया। बस क्या चाहिए? माइनस P एक्सटर्नल इंटू dV। ये एक्सटर्नल प्रेशर तो कांस्टेंट है 1 atm, बाहर निकल जाएगा तो माइनस dV हो गया। कहां से कहां? इनिशियल वॉल्यूम लिक्विड का वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ आइस। क्या मैं बोल सकता हूं बच्चों? P एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी है? 1 atm इंटू ये dV का इंटीग्रेशन क्या होता है V में, तो क्या मैं बोल सकता हूं V आइस माइनस V लिक्विड। अरे बोलो यार, आइस माइनस लिक्विड। अब बताओ वॉल्यूम ऑफ आइस कितना मैंने बोला था, कितना मोल बोला है मैंने? 1 मोल। तो 1 मोल का दोनों का वॉल्यूम निकाल लो भाई। 1 मोल 18 ml हुआ, तो 1 मोल वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम। तो भाई अगर ये मालूम है तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड निकाल लूं मैं, कितना आ रहा है? अरे डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है ये भी बताना पड़ेगा क्या? मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाई डेंसिटी। तो बताओ 18 डिवाइडेड बाई 1 ग्राम पर ml, तो ये आ गया 18 ml। अच्छा बच्चों ये बताओ वॉल्यूम ऑफ आइस कितना आ जाएगा? तो मास तो वही है ना 1 मोल, और डिवाइडेड बाई कितना? 0.9 ग्राम पर ml। कितना आ रहा है? 20 ml आ गया। इंटरेस्टिंगली 18 ml से 20 हो गया, तो हम यही करेंगे -1 atm मल्टीप्लाई बाई आइस कितना है? 20 ml माइनस 18 ml। तो ml को अगर मुझे वो करना हो तो होल डिवाइडेड बाई 1000। अब ये मत पूछना कहां से आ गया, इनटू लीटर। तो आंसर क्या आ गया भाई? 2/1000 atm लीटर, यही ना? हाँ अरे हाँ बाबा वही यार, -2/1000
1000 ATM लीटर। अब इसको कन्वर्ट कर दो, -2/1000 इंटू 101.3 कितना आ गया ये? -0.2026। हाँ हाँ बस बस कुछ कितने लोग करेक्ट हुआ ये? बहुत बढ़िया, सुपर्ब सुपर्ब एकदम। अब तो तुम लोग यार थर्मो में फोड़ दोगे, टेंशन मत लो, हो गया। और जिनके स्कूल में थर्मोडायनेमिक्स का भी पेपर आ रहा है वो भी फोड़ दोगे, टेंशन मत लो। फिजिक्स में भी मैं बता रहा हूँ जी। क्या बोल रहा, मैं क्या तुमको समझाया था? ये पोर्शन ये सारे फिजिक्स वाले ही हैं अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ। केमिस्ट्री में अभी शुरू होगा आज ही, आज अभी दिखेगा तुम्हें क्या पढ़ाना होता है। हो गया ये खत्म, यहाँ तक हो गया। चलो अब पढ़ते हैं स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हाँ नहीं, चलो अच्छा हेडिंग डालो तो स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, चलो वही पढ़ लेते हैं। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, या कई बार उसको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल एंड पाथ वेरिएबल। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। अच्छा अब ये समझो क्या बोल रहे हो, मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ एकदम। बी साइलेंट इन द क्लास, एकदम चुप रहो, इधर ध्यान दो एकदम। बोलने की तुम लोग की इतनी खराब आदत हो गई है ना कि अब कंट्रोल के बाहर जा रही है चीजें। डाइल्यूट नहीं होना चाहिए ना। इसको पढ़ाने के दूसरे तरीके भी हैं, वो पता भी नहीं चलेगा तुम लोगों को कब खत्म हो गया टॉपिक। इसलिए एकदम अच्छे से ध्यान दो, इसको समझने की कोशिश करो। तो स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, जैसे याद करो मैंने एक क्लासिफिकेशन आपको कराया था, कौन सा, जिसमें इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो वैसे ही जैसे थर्मोडायनेमिक जो भी ये वैल्यूज हैं, इनको इन दोनों पार्ट में भी क्लासिफाई किया जा सकता है कि उनमें कुछ पार्ट ऐसे जो स्टेट फंक्शन में काउंट होते हैं और कुछ ऐसे पार्ट। अब मतलब क्या है इसका, तो ऐसा कोई थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जो पाथ डिपेंडेंट हो, मतलब मैं किस तरीके से प्रोसेस कैरी आउट कर रहा हूं, अलग अलग प्रोसेस के लिए वो वैल्यू बदल जाए, तो ऐसे चीजों को हम बोलते हैं पाथ फंक्शन। और जो इस पे डिपेंड ही ना करे कि आप प्रोसेस कैसे कैरी किए हो, कैसे फाइनली आपने उसको कैरी आउट किया है, वो सिर्फ इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट पे ही उसकी वैल्यू डिपेंड करे, उनको क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन। अब मैं बहुत एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको समझाऊंगा। एक बात बताओ, जैसे मान लो ये कोई पॉइंट ए है ना, और ये कोई पॉइंट बी है। मैं बोल दूं कि यार ए से बी पहुंचने के लाखों हजारों इनफाइनाइट तरीके हैं भाई। मैं एक सेमी सर्कुलर पाथ लेते हुए यहां पहुंच गया, मैं इधर गया, फिर मजा आ रहा है मुझे ऐसे घूमते हुए जा रहा हूं मैं, फिर शुरू हो गए इधर से, फिर ये वाले पाथ पे भी जा रहा हूं। इतने सारे पाथवे मैं फॉलो कर ले रहा हूं, लेकिन मैं पूछूंगा बेटा पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या है, मैं किसी भी तरह से जाऊं, तो आप क्या बोलोगे, सर दैट डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए, इजंट इट, एक्स बी माइनस एक्स ए, या आप पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आर बी माइनस आर ए, यही बोलते हो ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या ये इस बात पे डिपेंड किया कि तुम कैसे कैसे घूम रहे हो? नहीं डिपेंड किया। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ स्टेट वेरिएबल, मैं समझाने की कोशिश कर रहा था जैसे ट्रू एग्जांपल लेकर के। लेकिन अगर मैं बोलूं बच्चों डिस्टेंस के बारे में सोचो, जो साइकिल चला रहे हो या जो भी आप बाइक चला रहे हो उसके मीटर को चेक करो, तो क्या कहीं से भी जाओगे मीटर का रीडिंग सेम होगा क्या यहां से यहां तक? बिल्कुल नहीं सर, वो तो सर पाथ डिपेंडेंट है। आप इधर से जा रहे हो तो अलग वैल्यू आएगी, इधर से जा रहे हो अलग आएगी, इधर से जा रहे हो अलग, सीधे चले गए तो अलग आएगी। तो डिस्टेंस क्या हो गया,
पाथ वेरिएबल हो गया, पाथ फंक्शन हो गया। अंडरस्टूड? लिखो thermodynamic functions whose value, हाँ पाथ फंक्शन के बारे में लिखो, thermodynamic variables whose value depends on the path followed by the process, depends on the path followed by the process is termed as path function. Depends on path followed by the process, path followed by the process is termed as path functions, right? अब इसके एग्जाम्पल कौन से? भाई पाथ डिपेंडेंट कौन सी चीजें होती है तो मैं तुम्हें दिखाता हूं। देखो जैसे मैं बोलूं बेटा कि मैंने P1 V1 T1 से मुझे किसी P2 V2 T2 पे जाना था, तो स्टेट ए से स्टेट बी जाना है। अब मान लो हम पीवी का कर्व ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, और ध्यान से समझो ये बात, मैं यहां पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मैं स्ट्रेट भी चला गया, मैंने ऐसे करके इधर से गए, इधर से ऐसे गया, आ रहा है बात समझ में? क्या बदलेगा भाई? तो कितने लोग कह रहे हैं सर एरिया अंडर द कर्व बदल जाएगा हर बार। और एरिया अंडर द कर्व क्या होता है? वर्क डन। तो मतलब वर्क डन कैसा क्वांटिटी हुआ? पाथ। तो लिखो एग्जांपल में लिखो, पाथ फंक्शन के एग्जांपल में लिखो, वर्क इज अ पाथ फंक्शन। और क्या बच्चों पता है आपको, आगे चल करके आप थोड़ा समझोगे, हीट भी पाथ फंक्शन होता है, हीट भी पाथ वेरिएबल। किस तरीके से आप प्रोसेस कर रहे हो उसी पे डिपेंड करेगा कि आपने हीटिंग कितना हीट आपको सप्लाई करना। अच्छा जब हीट पाथ डिपेंडेंट हो गया तो हीट से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, ये सब पाथ फंक्शन हो गए। तो लिखते चलो, रुकना नहीं है। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, ये सारे क्या हो गए? पाथ फंक्शंस। डॉट 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 कर देना, है ना। ये सबसे ज्यादा यूज, फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले हैं, तो आपके एग्जाम में यहीं तक का लेवल लेके जाएगा, इसके ऊपर जाने वाला नहीं है। इतने ध्यान में रखोगे तो हो जाएंगे। ये सब के सब क्या है? पाथ फंक्शन। नेक्स्ट लिखो स्टेट, स्टेट फंक्शन। लिखो दोज फंक्शंस whose value only depends on initial and final state, या फिर those functions whose value only depends on the state of the system, state of the system. Those functions whose value only depends on state of the function and does not depend how the process is carried out, and does not depend on how the process is carried out, how the process is carried out is termed as state function, right? अब कौन कौन से है भाई? मोस्ट ऑफ द स्टेट फंक्शन जो मैं अभी डिस्क्राइब करने जा रहा हूं उनमें काफी हो के आपने नाम ही नहीं सुने होंगे, पहली बार सुनोगे। पहला टर्म आता है इंटरनल एनर्जी, देखो यार एग्जाम्पल में तो ये भी आप लिख सकते हो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ये बट बहुत ही यूजलेस एग्जाम्पल है हमारे थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब में, इसका कोई यूज ही नहीं है हमारे थर्मो में, तो मैं थर्मो पे स्पेसिफिक हूँ, ठीक है। इंटरनल एनर्जी,
represented by symbol U. Gibbs free energy. Represented by symbol capital G. Entropy. Represented by symbol S. Enthalpy. Represented by symbol H. And of course आपके जो भी वेरिएबल्स है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, सभी सब स्टेट वेरिएबल्स हैं. समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया है सारा चीज? ग्रेट. कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो कभी भी बच्चों अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में मैं बात करूं तो ध्यान देना, मैं अलग अलग, ये स्टेट ए है और ये स्टेट बी है, ये पाथ 1, ये पाथ 2, सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये पाथ 3 है. पता है अगर आपको ये बोल दे कि डेल्टा यू फ्रॉम पाथ 1 और डेल्टा यू फ्रॉम पाथ 2 फ्रॉम पाथ 3, क्या ये सेम होंगे? तो बिल्कुल सेम होंगे, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है सर. यहां पे अगर इसकी वैल्यू 10 यूनिट है, यहां 20 यूनिट है, तो आप इधर से आ रहे हो या इधर से आ रहे हो या इधर से आ रहे हो, इससे फर्क ही नहीं पड़ता. ये हमेशा 20 रहेगा, ये हमेशा 10 रहेगा, क्योंकि स्टेट ये फिक्स था और ये स्टेट फिक्स है. उनकी वैल्यू सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है, इस बात पे नहीं कि आप उसको कैसे कैरी कर रहे हो. तो डेल्टा यू फ्रॉम पाथ 1 आप जाओ या फिर डेल्टा यू फ्रॉम पाथ 2 जाओ, इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. अगर वो स्टेट सेम है ए एंड बी, तो ये वैल्यूज भी सेम ही होंगी. दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. जबकि अगर मैं बोल दूं कि W फ्रॉम पाथ 1 विल इट बी इक्वल टू W फ्रॉम पाथ 2? बिल्कुल नहीं सर. कैसे? उनके बीच का एरिया ही सेम नहीं होगा. अगर मैं पीवी वर्क, पी एंड वी का मैं ग्राफ अगर सोचने लग जाऊं तो इनके एरिया ही सेम नहीं है. पाथ 1 का एरिया ज्यादा आएगा, 2 का एरिया कम आएगा, तो ये सेम नहीं है. तो यही तो था हमारा पाथ फंक्शन, और यही क्या है? स्टेट फंक्शन. तो स्टेट फंक्शन में वो चाहे डेल्टा यू हो या गिब्स एनर्जी हो या एंट्रोपी हो, फर्क नहीं पड़ता. अगर उनके पाथ अलग अलग लेके जा रहे हो बट इनिशियल फाइनल स्टेट सेम है, तो उनमें जो चेंज की वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट होती है आप कौन से पाथ से वहां तक पहुंच रहे हो. तो दैट इज करके ये नोट कर लो, डायग्राम बना करके ये नोट कर लो. स्टेट ए, स्टेट बी, डिफरेंट पाथ्स आई हैव शोन यू. प्रेशर वॉल्यूम कर्व का हमने एग्जांपल लिया है, एंड देन यू राइट द कंक्लूजन. Noted?
चलो भाई, नोटेड ना। तो स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन क्लियर हो गया। अब हेडिंग डालो आप, डिफरेंस बिटवीन टोटल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। डिफरेंस बिटवीन टोटल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। तो इसको भी थोड़ा अच्छे से समझना बच्चों ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म। टोटल एनर्जी को कैपिटल ई सिंबल से हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल एनर्जी कैपिटल ई सिंबल, है ना। चलो थोड़ा अच्छे से समझेंगे इसको ना। ऐसे एज्यूम कर लो कि एक स्फेरिकल हॉलो बॉक्स ले लिया है। बॉक्स नहीं बोलना है, बकवास ही हो गया ना। कितना बकवास हो गया ना ये। चलो ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि एक स्फेरिकल शेल ले लिया, चलेगा, और हॉलो है, और अंदर क्या भर रखा है मैंने, आइडियल गैस। फिक्स है। क्या हुआ भाई? अब हाँ। क्या हो गया तुमको? चले आगे बढ़े अब। पहले हंस लो अच्छे से, आराम से, आगे बढ़ लेंगे हम लोग। चले आगे बढ़े। रोलिंग मोशन दिमाग लगा रहे हो, अच्छी बात है। चलो तो यहां से बच्चों ये रोल करते हुए नीचे आएगा, तो फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। हाँ, अब देखो समझने की कोशिश करो, मैं क्या यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, अगर दो अलग अलग ऑब्जर्वर हम ले, मान लो यहाँ पे अनमोल बैठा हुआ है और यहाँ पे इसके साथ चिपक करके कानू बैठा हुआ है। तो देखो इसके ऑब्जर्वेशन में क्या होगा भाई, इंटरनल चीजें इसके लिए हाइड होंगी, सिर्फ इसको आउटर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, एंड ये ऐसे रोल करते हुए आ रहा होगा। मतलब ये अगर यहां तक पहुंचेगा तो इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मैं एक्सटर्नली बात कर रहा हूं, बड़े ब्लॉक के बारे में, बड़े स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स की लैंग्वेज में मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। व्हेन यू टॉक अबाउट a system of million trillion 1 mole, that big system, that big number of molecules, तो वो पूरे सिस्टम को अगर आप बाहर से देखो तो इसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ऑन लार्ज स्केल। फिर एक ऑब्जर्वेशन होता है जो कान्हू कर रहा होगा, यार इसके अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये तो रैंडमली खुद ही सर ने बताया था कि यार इधर उधर घूमते रहते हैं, है ना। तो अब जब ये ऊपर से, हालांकि कानू भी ऐसे घूमते हुए आ रहा है, बट समझ लो एकदम चिपका हुआ है पकड़ करके, एकदम समझ गए ना, एकदम अल्ट्रा चिपका हुआ है, मतलब समझ जाओ वैसे से। हाँ, तो अब कहने का मतलब ये है कि बच्चों इसको सिर्फ और सिर्फ यही देखना है कि अंदर क्या हो रहा है। तो अंदर के मॉलिक्यूल्स का जो भी अपना मोशन हो रहा है, जो भी उनका पोटेंशियल एनर्जी है, जो भी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो एक तो हो गया कि पूरे सिस्टम एज अ होल का क्या हो रहा है, ये वाली चीज मैक्रोस्कोपिक लेवल पे है, और विद इन दैट बॉक्स या विद इन दैट स्फीयर जो भी मॉलिकुलर कॉम्पोजिशन है उनके अंदर क्या चल रहा है, इन्हीं दोनों का डिफरेंस ही बेसिकली डिफरेंस है बिटवीन टोटल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी। Internal energy has to do with internal kinetic energy and internal potential energy, और total energy is basically sum of
मैक्रोस्कोपिक एनर्जी कि भाई यहां से यहां आया तो इस पूरे सिस्टम एज अ होल का काइनेटिक एनर्जी क्या है। अरे समझ रहे हो ना, अरे एच हाइट डाउन आएगा अगर यहां से यहां तक, और कहीं कोई फ्रिक्शन वगैरह अगर चाहे जो भी हो रहा हो यार, स्मूथ हो या फ्रिक्शन हो, चाहे जो भी हो रहा हो, रोलिंग भी करते हुए आ रहा है ये, तो यहां तक आने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम, ये कैपिटल एम इंटू वी स्क्वायर। वाई एम राइटिंग कैपिटल एम, आई एम नॉट गोइंग टू द मॉलिक्यूलर लेवल, मुझे तो बस भाई ये जो स्फीयर है ना इसका वेट मेजर करके दे दो, वो लगा के मैं निकाल लूंगा, यही काइनेटिक एनर्जी होगी। बोलो भाई। और अगर मुझे किसी रेफरेंस पॉइंट मालूम चल जाए तो उससे कितने हाइट पे है उसके हिसाब से मैं इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूंगा। अरे बोलो यार। जबकि इंटरनली अगर आप देखो तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल थोड़ी ना, कभी यहां भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कभी इधर हो रहा है। तो मैक्रोस्कोपिक चीजों का कोई लेना देना नहीं अंदर क्या चल रहा है। तो टोटल एनर्जी E is basically the sum of macroscopic mechanical energies, कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी along with इंटरनल एनर्जी। अब जब ये इंटरनल एनर्जी जैसे ही बोलूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए वो एनर्जी जो कानू यहां से चिपके हुए देख रहा है मॉलिक्यूल्स को, सिर्फ उनकी एनर्जीज के बारे में हमें सोचना है, राइट। तो अब हम बाहर पूरे ब्लॉक सिस्टम को हम किस वेलोसिटी से भेज रहे हैं, वो कितना हाइट नीचे आ रहा है, इस पे मेरा कोई सरदर्द नहीं लेना है, ये तो आप फिजिक्स में पढ़े ही हो। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से लेकर के वर्क पावर एनर्जी और जितना भी चीज आप रोटेशनल डायनामिक्स तक पढ़े हो वो यही सब पढ़ते हो। मेरा अब डिस्कशन सिर्फ ये है कि उसके कॉम्पोजिशन के अंदर जाओ, वो जिन मॉलिक्यूल्स जिन एटम से मिलके बना हुआ है उनके अंदर जाओ। इनफैक्ट और अंदर जाके देखने की कोशिश करो कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी एटम कैसे बना हुआ है। इनफैक्ट और अंदर जाकर के मतलब एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, मैं उस लेवल तक जाने के लिए तुम्हें बोल रहा हूं। उनसे एसोसिएटेड जो एनर्जीज आती हैं वो होती हैं बेटा इंटरनल एनर्जी। इज दैट क्लियर? लिखो ये बात। इंटरनल एनर्जी के बारे में पहले लिखो। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम is the sum of its internal potential energy, all type of potential energy, right? Its internal potential energy and all type of its internal kinetic energies। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जैसे ही मैं पोटेंशियल की बात करता हूं, इंटरनल पोटेंशियल एंड इंटरनल काइनेटिक जब मैं बोलता हूं, इंटरनल पोटेंशियल एंड इंटरनल काइनेटिक का जैसे ही मैंने नाम लिया बच्चों, तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी में वो सारे तरह के मोशन आएंगे जो मॉलिक्यूल परफॉर्म कर सकता है, यानी वाइब्रेशनल, यानी यहां पे रोटेशनल, यहां पे ट्रांसलेशनल। तो इंटरनल एनर्जी इज सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अलोंग विथ ऑल टाइप ऑफ पोटेंशियल। जब मैं ऑल टाइप ऑफ पोटेंशियल बोल रहा हूं तो जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा था वहां से स्टार्ट होते हुए, एटम का फॉर्मेशन होते हुए, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होते हुए, फिर जो कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है उसमें जितने लेयर्स हैं हमें उसको विजुलाइज करने के लिए वो सारे लेयर्स को इंक्लूड करके। So is it a simple term or very complicated? Very complicated. And that is why इसका एब्सोल्यूट वैल्यू इंटरनल एनर्जी का हम निकाल ही नहीं सकते। निकाल सकते हो क्या? नहीं। तो इंटरनल एनर्जी को हम रेफरेंस के तौर पे जब भी हम क्वेश्चन करते हैं फिजिक्स का, तो रेफरेंस के तौर पे बोलते हैं कि भाई ये तो वैल्यू इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ये सारी चीज, तो इसको हम फिलहाल के लिए कांस्टेंट वैल्यू मान के भूल ही जाते हैं, इन पे ही हम फोकस करते हैं। तो फिजिक्स में बस यहीं तक हम लोग ध्यान लगाते हैं। और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वो सब तुम लोग जानते होगे, लगा लगा करके हम लोग क्वेश्चंस उसमें सॉल्व करते हैं। अंडरस्टूड ना? तो हमारा अभी फोकस इस पे है, तो ये बात लिखोगे नोट करके।
सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब दैट इज इंटरनल वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ऑल टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मतलब न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में जो पोटेंशियल लगा है, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में जो पोटेंशियल एसोसिएटेड है, एक मॉलिक्यूल का, एक एटम का दूसरे एटम के साथ जो बॉन्ड बन रहा है उससे रिलेटेड जो पोटेंशियल एसोसिएटेड है, और एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को जो अट्रैक्ट कर रहा है उससे रिलेटेड, ये सभी का कॉम्बिनेशन है। तो एक लाइन में मैंने लिख दिया है इंटरनल, ऑल टाइप ऑफ इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, सारे पोटेंशियल एनर्जी को। तो अगला लाइन क्या लिखोगे, बस मैंने बता दिया इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स इट, ऑल टाइप ऑफ इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, एटम, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। यही लेयर्स हैं, उतना तो समझ लो, उसी ऑर्डर में तो हम पूरी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, है ना। हो गया। अगला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, वी कैन नॉट डिटरमाइन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम। We cannot determine the absolute value of internal energy of any system. समझ गए बच्चों? We cannot determine the absolute value of internal energy of any system. Got it? है ना? अच्छा, अब टोटल एनर्जी लिख लो। टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस मैक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी एंड मैक्रोस्कोपिक पोटेंशियल एनर्जी। मैक्रोस्कोपिक मतलब समझे ना, जो यहाँ पे समझाना चाह रहा था। ये सब अपने रेफरेंस के लिए डायग्राम वगैरह बना लो, कानू बना के चिपका दो उधर, कोई टेंशन नहीं है। एनर्जी की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये मैक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी की रिस्पेक्ट में कितनी बड़ी या छोटी होती है? बेटा, जब जिस चीज को डिटरमाइन ही नहीं कर सकते उसके बारे में हम डिस्कशन क्यों करें? बड़ा छोटा तो तब बोलेंगे ना जब वैल्यू हम बता सके। टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ मैक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी, मैक्रोस्कोपिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी। मैथमेटिकली लिख लो, दैट इज E इज इक्वल टू K प्लस P प्लस U। मैथमेटिकली लिख लो इसको, E इज इक्वल टू K प्लस P प्लस U। अंडरस्टूड बच्चों? चलो आगे बढ़े अब। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैस। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैस। अब यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से समझना है। देखो, पहली चीज तो मैंने बताया कि बच्चों आप ना कभी भी इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल पाओगे एब्सोल्यूट टर्म्स में, तो इसलिए इंटरनल एनर्जी का कोई मतलब है नहीं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मतलब है। अभी क्यों है वो आगे हम लोग देखेंगे। यू वी कैन नॉट कैलकुलेट, इनफैक्ट डेल्टा यू भी हम कैलकुलेट कैसे कर पाएंगे? कैलकुलेशन नहीं होता है, वो मेजरमेंट होता है। अब वो मेजरमेंट कैसे होगा? तो नेचुरली हीट के फॉर्म में हम करने की कोशिश करेंगे। अब उसी का जो लॉ है जिसका यूज करके हम लोग इसको करने की कोशिश करते हैं वो इसके बाद ही आएगा। तो पहले हम इसको समझते हैं कि यार आइडियल गैस के रेफरेंस में इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है। तो आप यूजुअली देखोगे आइडियल गैस के लिए जो टोटल इंटरनल एनर्जी है वो ऐसा लिखा रहता है, F/2 nRT।
जहां पे F बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। F is defined as the degree of freedom of the gas. U कैसे निकाल रहे हैं हम? F U is equal to F/2 nRT। अब आपने इसका बहुत छोटा वर्जन पढ़ा होगा काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में, जब मैंने पढ़ाया था। मैंने बोला था मोनो एटॉमिक, याद करो स्टेटमेंट, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है बेटा? बोलो। हाँ, 3/2 nRT। क्या बोल रहे हो तुम लोग यार? 3/2 nRT काइनेटिक एनर्जी था। ध्यान आ रहा है? 3/2 बिल्कुल ध्यान नहीं पड़ रहा। इस पे क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये सेट कर लोगे तो उधर भी काम हो जाएगा। कहीं पे एक जगह बस फोकस होकर सुन लो, ठीक है? वहां हमने मोनो एटॉमिक आइडियल गैस बोला था, बहुत स्पेसिफिक होकर के मैंने ये बात वहां पे नोट कराई थी कि मोनो एटॉमिक। और उससे भी रिलेट इंपॉर्टेंट चीज ये था कि हम लोग एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात किया। मैंने वहां पे कभी भी रोटेशनल या वाइब्रेशनल टर्म को नहीं कंसिडर किया था, बट थर्मो में हम सभी को कंसिडर करके एक एक्सप्रेशन बनाएंगे, ताकि अगर एवरेज ट्रांसलेशन ना पूछ करके कुछ और पूछ दे तो हमें कैसे निकालें, ठीक है? So this degree of freedom depends on the geometry of the molecule as well as the atomicity of the gas. लिखो ये बात। The degree of freedom depends on the degree of freedom depends on the degree of freedom depends on the structure as well as एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब कितने एटम मिलकर के वो गैस बनाया हुआ है एक मॉलिक्यूल का। तो डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर एंड एटॉमिसिटी ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल। एटॉमिसिटी ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल ना। तो अब जनरली इस फ्रीडम में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी आती है? रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल। रोटेशनल, ट्रांसलेशनल एंड वाइब्रेशनल। यहां पे मैं टाइप ऑफ मॉलिक्यूल लिखूंगा। ये ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अभी पहले समझ लो, उसके बाद नोट करना। ऐसे ही ये रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है और ये वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर मैंने सिर्फ मोनो एटॉमिक लिया है, मोनो एटॉमिक, एक सिंगल एटम, स्ट्रक्चर ही उसका एक मोनो, तो आपको मालूम है कि अगर एटम का आउटर पूरा स्ट्रक्चर देखो तो अगर इतना बड़ा है तो न्यूक्लियस तो उसका बहुत ही छोटा होता है ना, बिल्कुल पॉइंट जैसा। और सारा का सारा मास कहाँ होता है उसके न्यूक्लियस पे? इधर तो होता नहीं है। बोलो भाई। तो क्या इस पूरे एटम के मास अगर एक छोटे से पॉइंट यानी न्यूक्लियस पे यानी सेंटर पे अगर सिचुएटेड है, तो क्या इस पर्टिकुलर चीज के लिए कोई मतलब बनता है कि इसका रोटेशनल फ्रीडम होगा या वाइब्रेशनल फ्रीडम होगा? वाइब्रेशन तो हमेशा कैसे होता है भाई? वाइब्रेशन होने के लिए अगर हम बहुत सिंपल तरीके से समझे तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की तरह समझ सकते हैं कि भाई इनको स्ट्रेच कर दिया फिर छोड़ दिया नॉर्मल स्मूथ सरफेस पे, तो क्या होगा? एक्सटेंशन, कंप्रेशन, एक्सटेंशन, कंप्रेशन, ऐसे होता रहेगा। तो मीन पोजीशन के अबाउट एक जगह जाकर के वापस आना, फिर जाना, फिर वापस आना, यही तो वाइब्रेशनल मोशन है, यही तो ऑक्सीलेशनल मोशन है। बोलो।
तो उसके लिए कम से कम 2 मासेस तो होने चाहिए ना, ये तो अकेला मास है, ये कहां स्ट्रेच और वाइब्रेट होने वाला है। तो मोनो एटॉमिक के लिए रोटेशनल का कोई मतलब नहीं है, नॉट अप्लीकेबल, या सिंपली आप 0 0 बोल लो। सिर्फ और सिर्फ सिंगल पॉइंट वाली चीज सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट कर सकती है, ए पॉइंट से बी से यहां इधर उधर बस घूम सकती है, तो ट्रांसलेशनल होता है। और कितना होता है बेटा? 3। और इसी वजह से याद करो, हम लोगों ने लिखा था कि U फॉर एनी, अरे ट्रांसलेशन का तो 3 ही एक्सिस ऑफ फ्रीडम होगा ना भाई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड, यही 3 एक्सिस के अबाउट इंडिपेंडेंटली वो ट्रांजिट कर सकता है, बोलो। और ध्यान रखना, हर एक फ्रीडम के अबाउट हाफ एनआरटी का एनर्जी रहता है एज पर द लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। अभी ये फिजिक्स में डिटेल में आप लोग पढ़ोगे, तो मुझे अभी यहाँ पे एक्सप्रेशन दिखाने से मतलब है, उस पर ध्यान देना बस। तो U का वैल्यू आता है हमारा F/2 एनआरटी, जहां पे F की वैल्यू अभी मैं आपको बता रहा हूं कि F की वैल्यू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये 3 होगा मोनोएटॉमिक के लिए, ये 0 होगा, ये 0 होगा, क्योंकि इनके लिए ना तो रोटेशन का कोई मतलब है ना तो वाइब्रेशन। तो यानी अगर मुझे यहाँ एक्सप्रेशन लिखना हो U का, तो मैं कैसे लिखूंगा? U विल बी इक्वल टू 3/2 एनआरटी। तो मोनो एटॉमिक के लिए 3/2 एनआरटी वो कंप्लीट एनर्जी है, आप उसके लिए चाहे एवरेज लिख लो ट्रांसलेशनल, या तो आप बोल लो कंप्लीट, सब एक ही मतलब है मोनोएटॉमिक के लिए। आ जाओ देखते हैं। करेगी, कोलिजन तो होता है ना। नहीं हो रहा है, मैं मॉलिक्यूलर लेवल पे रोटेशन की बात कर रहा हूँ, नॉट एज अ सिस्टम, राइट। मैं एक सिंगल मॉलिक्यूल के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हीलियम एटम है, उसके रोटेशन का क्या मतलब है भाई? हाँ रोटेट तो कर रहा होगा, बट उसका कोई मतलब है क्या? जब अगर, अरे तुम लोग रोटेशनल एनर्जी को कैसे निकालते हो? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर करके निकालते हो ना बेटा। ओमेगा हो सकता है, तुम बोल सकते हो कि सर क्या ये ऐसे से घूम नहीं सकता? बिल्कुल घूम सकता है, लेकिन ये बताओ आई का वैल्यू जो एकदम पॉइंट पे सेंटर पे उसी का मास हो और उसी एक्सिस के अबाउट अगर मैं आपसे आई पूछूं तो क्या आएगा? 0 आएगा। अरे m मास का पॉइंट है और वहीं से एक्सिस पास कर जाए, आई का वैल्यू क्या आएगा रे मोटू? 0 आएगा। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। हालांकि देखो ये सारी वैल्यूज ना क्वांटम मैकेनिक्स से निकाली गई हैं, बट समझाने के लिए थ्योरेटिकली हम लोग क्लासिकल से रिलेट कराते हैं, तरीका बहुत गलत है। ठीक है, अब आ जाओ देखते हैं डाई एटॉमिक के लिए। तो चाहे वो मोनो एटॉमिक हो या डाई एटॉमिक हो बच्चों, कोई भी गैस हो ना, इसके अगर सेंटर ऑफ मास है तो कहीं ना कहीं अगर जब ये मूवमेंट कर रहा है ट्रांसलेट तो करेगा ही। और ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 3 होगा, इंडिपेंडेंट, क्योंकि x के लॉन्ग भी वो मोशन कर सकता है, y के लॉन्ग भी एंड z के लॉन्ग। आप देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम को ऐसे समझ लो कि हम कितने इंडिपेंडेंट एनर्जी टर्म्स को हम लिख सकते हैं। हाउ मेनी इंडिपेंडेंट एनर्जी टर्म्स आर देयर फॉर दैट पर्टिकुलर पार्टिकल। जैसे जब मैं बात बोलता हूं मोनो एटॉमिक का, तो उसमें ना तो वाइब्रेशन हो सकते हैं ना तो रोटेशन हो सकते हैं, तो वो तो ऐसे ही गायब हो गया। ट्रांसलेशन हो सकता है, लेकिन ट्रांसलेशनल एनर्जी में कितने इंडिपेंडेंट एनर्जी टर्म्स आ सकते हैं? तो आप बोल सकते हो सर ट्रांसलेट एक्स के लॉन्ग करना और वाई के लॉन्ग करना, दोनों में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। और एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन बिल्कुल म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसलिए हमने 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए पॉइंट आउट किया है, क्योंकि 3 इंडिपेंडेंट हम एनर्जी टर्म्स इनके लिए लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इनकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा बच्चों एक बात बताओ, जब डाई एटॉमिक हो जाएगा तो चलो सर एक एटम का पॉइंट मास दूसरे एटम का पॉइंट मास, बट उनके बीच में डिस्टेंस तो होगा ना। तो आप कितने लोग कह रहे हो कि सर अब यहाँ रोटेशन का मतलब हो जाएगा, क्योंकि ये O2 ऐसे घूम रहा हो, इसका मतलब ये पॉइंट्स ऐसे ऐसे रोल कर रहे होंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो घूम रहा है। तो क्या इस बारी इनके मासेस क्या इसी पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास पे है? नहीं सर, मास तो यहाँ पे है, यहाँ पे है। इसलिए डाई एटॉमिक स्पीशीज के लिए रोटेशन का मतलब है कब कब? तो जब आप ये ब्लॉक ये ऐसे से मान लो, जब आप एक्सिस इसके अबाउट देखो, ये कौन सा एक्सिस है? मान लो जेड एक्सिस, और इसके अबाउट देखो ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। लेकिन अगर एक्सिस यही ले लो तो फिर एक बार ये 0 हो गया।
तो रोटेशन के इसके पास कितने इंडिपेंडेंट, दो ही हैं बस, एक इसके अबाउट रोटेट कर जाए और एक इसके अबाउट, यानी ये y एंड ये z के अबाउट रोटेट कर सकता है। रोटेट करने का मतलब यार रोटेशनल एनर्जी निकालो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ आई जीरो नहीं होगा ना, यहाँ आई जीरो नहीं, लेकिन अगर मान लो उन्हीं के सेंटर से पास कर रहा हो तो मास भी वहीं, डिस्टेंस जीरो हो गया वहां से, तो अरे क्या आई निकालना जानते हो ना, आई पढ़ लिया है ना तुम लोगों ने। आई का मतलब क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ मैं उसी की बात कर रहा था। तो अगर ये पॉइंट मास हो और बेटा वहीं से पास कर जाए एक्सिस, तो उसके अबाउट उसका वैल्यू जीरो हो जाता है। समझ में आया। तो इसके ये टर्म कितने होते हैं, दो होते हैं। और वाइब्रेशन का मतलब है, यस सर, वाइब्रेशन का मतलब है, नहीं है। अब सोचो ये दो एटम आपस में ज्वाइंट है थ्रू अ पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब उनको आप थोड़ा स्ट्रेच करोगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वापस नजदीक जाएगा, फिर ज्यादा नजदीक हो गया तो वापस रिपल्शन, फिर दूर जाएगा। तो ये ऑक्सिलेटरी मोशन लगा रहेगा। अगर आप इनका पोटेंशियल वेल देखो तो मैंने आपको तब भी बताया था बेटा जब केमिकल बॉन्डिंग बता रहा था, आपको स्टार्ट किया था, ये इनका सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला जगह आ गया है। इससे अगर आप इधर लेके आओगे या इधर लेके आओगे, दोनों ही केस में ये इक्विलिब्रियम की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो वाइब्रेशन तो सर इसके जो मीन पोजीशन है बॉन्ड लेंथ, तो उसमें आप कुछ भी डिस्टर्ब करो, उनको स्ट्रेच करो या कंप्रेस करो तो वाइब्रेशन हो जाएगा। लेकिन क्या बॉन्ड्स का स्ट्रेचिंग या बॉन्ड को कंप्रेस कर पाना मैन्युअली पॉसिबल है क्या? कितना बकवास सी बात है यार, कैसे हम करेंगे? हमारे पास कोई तरीका है? उतना एटॉमिक लेवल पे चले गए, फिर कैसे? कोई ना कोई फील्ड लगा के करेंगे, या फिर क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाते चलेंगे। अरे मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करे, वहीं से उनको एनर्जी मिले, वहीं से बॉन्ड स्ट्रेच होने लगे, कंप्रेशन। तो ये टर्मिनोलॉजी जनरली लिया जाता है कब? एट हाई टेम्परेचर। क्योंकि जब तक लो टेम्परेचर है तब तक वाइब्रेशन का कोई खास मतलब रहता ही नहीं, कंसिडर्ड एट हाई टेम्परेचर। तो मैं ये वाला पूरा पैरामीटर अभी फिलहाल के लिए ब्लैंक छोड़ रहा हूं। अभी हम लोग फोकस सिर्फ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन पे करेंगे। तो बताओ बच्चों, मोनो एटॉमिक हो गया, डाई एटॉमिक हो गया, फिर ट्राई एटॉमिक। तो बताओ ट्राई एटॉमिक, अब मैं यहां पे कंडीशन लगा रहा हूं, कौन सा? ट्राई एटॉमिक लीनियर, और फिर एक ले ले रहा हूं ट्राई एटॉमिक, बता रहा हूं बेटा, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, एंड फिर उसके बाद पॉली एटॉमिक ले ले रहा हूं। मतलब यार कायदे से तो मुझे ट्राई में ही पॉली लिख देना चाहिए, बट चलेगा, कोई बात नहीं। पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर का केस में लेकर डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो यार, बताओ ट्रांसलेशन चाहे वो सर मोनो एटॉमिक हो, डाई एटॉमिक हो, ट्राई एटॉमिक, उसका सेंटर ऑफ मास एक्स, वाई एंड जेड, इन्हीं तीन जगहों पे इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है। तो हमारे पास ट्राई एटॉमिक के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा वो कितना रहेगा? ट्रांसलेशनल। रोटेशनल कितना होगा? अगर वो लीनियर हो गया तो फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी, तीनों एक लाइन में हो गए तो सर इसमें मैं इस एक्सिस के अबाउट निकाल सकता हूं, इस एक्सिस इसके अबाउट आई फिर से जीरो हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 2 ही आएगी। और ट्राई एटॉमिक अगर नॉन लीनियर हो गया तो ये भी 3 आएगा और ये भी 3 आ जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन, वाई एक्सिस के अबाउट, और तीनों के अबाउट इस बारी हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। बच्चों समझ में आया? अब रही वाइब्रेशन की बात, तो इसको हम लोग एक फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करेंगे और उसको सीधा सीधा ऐड करेंगे। तो मैं इसमें U लिख रहा हूं विदाउट कंसिडरिंग व्हाट? वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि जनरली ये हाई टेम्परेचर पे लिया जाता है, तो जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना करे कि नहीं कंसिडर ऑल फॉर्म ऑफ दैट, तब अगर वो मेंशन कर दिया तो हम लेंगे, नहीं किया तो हम लोग इसको इग्नोर मार देंगे, सिर्फ इन्हीं दोनों से काम चला लेंगे। ठीक है? तो कितना होगा भाई? ये कितना होगा बोलो? U का वैल्यू, अरे ऐड कर लो ना, 3 + 2, टोटल कितना आ गया? F का वैल्यू 5। यहाँ पे U का वैल्यू कितना आ गया? 5/2 nRT। यहाँ पे कितना आ गया U का वैल्यू? बोलो 3 + 3 6/2।
इनर्ट मतलब 3, ये हो गया इंटरनल। आ गया बात समझ में? अब एक बात बताओ, अभी थोड़ा देर पहले जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको बोला था यार इंटरनल एनर्जी वी कैन नॉट डिटरमाइन, यहाँ तो फॉर्मूला ही लिख दिया उसका, ये क्या मजाक है? मैंने बोला कि बच्चों इंटरनल एनर्जी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसके पीछे रीजन भी आपको समझाया कि यार इसमें तो सारे तरह के हम क्या ले रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी और सारे तरह का पोटेंशियल एनर्जी। सारे तरह का पोटेंशियल एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं उससे भी जो एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी उसको भी। फिर ये कैसे लिख रहे हैं? तो ये अंडर द एजम्पशन कि आइडियल गैस खुद एक फंडामेंटल पार्टिकल ही है, ये किसी से मिलके बना, ये एज्यूम करते हुए ही हम ये सारा चीज कर रहे हैं। यानी किसी भी प्रोसेस में जब तक वो O2 से O2 ही बना है, अरे समझो ऐसे ना, पहले O2 एट 300 केल्विन था, अब O2 एट 500 केल्विन। पहले O2 को मैंने 300 केल्विन के साथ प्रेशर P1, टेम्परेचर T1, अरे मतलब वॉल्यूम V1 ले रखा है, और इधर मैंने कंडीशन चेंज करी, लेकिन अभी भी O2 है और पहले भी O2 था। तो जब तक आप इंटरनल कॉम्पोजिशन को चेंज नहीं कर रहे हो तब तक ये चीज हमारी इक्वली वैलिड है, अंडर दैट एजम्पशन कि वो सारे पैरामीटर्स को हम जीरो मान लिए हैं। हमने ऐसा मान ही लिया है कि भाई इसमें किसी तरह का पोटेंशियल वगैरह का टर्म है ही नहीं, क्योंकि हमें, मैंने बोला ना, हमें चेंज से मतलब है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी से मतलब है, इंटरनल एनर्जी का एज सच कोई मतलब है ही नहीं। तो वो यू की वैल्यू हम लोग जब निकालेंगे तब देखा जाएगा। तो फिलहाल अभी ये नोट कर लो, ये अंडर दैट एजम्पशन की आइडियल गैस खुद एक फंडामेंटल पार्टिकल ही है। मतलब आप उसको ब्रेक डाउन मत करना, अगर किसी प्रोसेस में O2 O में ब्रेक हो गया, वैसे केस में ये सब चीजें नहीं लगा पाओगे, फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। सर एक बार डायटोमिक नॉन-लीनियर मॉलिक्यूल्स की रोटेशनल वाला दोबारा समझा दो। देखो इसमें क्या है, नॉन लीनियर होने का मतलब क्या, तीनों अलग अलग लाइन में हो गए ना, और अगर तीनों अलग अलग लाइन में हो गए तो इनका कोई भी एक्सिस तुम ले लो, या तो एक्स ले लो तो भी ये देखो तीसरा वाला पॉइंट बाहर हो गया, इसका कोई न, जब आप इसके अबाउट रोटेट करोगे तो इसका कोई ना कोई रोटेशनल वैल्यू आएगा ही, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई तो जीरो होगा नहीं। आप वाई एक्सिस पे भी ले लोगे तो ये दोनों बच जाएंगे, जेड ले लोगे तो यार तीनों के तीनों बच जा रहे हैं, तो कहीं से भी जीरो नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम कब होता है, जब हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन उन पॉइंट्स के सेंटर से पास कर जाती है, तीनों के तीनों। तो इस वजह से लीनियर वाले में वो एक्सिस जो एटॉमिक, दोनों एटम के न्यूक्लियस को, यानी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो हम पास कर रहे हैं, वो उनके जगह से ही पास होने की वजह से उसके अबाउट आई की वैल्यू जीरो कर देता है, इसलिए रोटेशनल वैल्यू हमारा यूजलेस हो जाता है उस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट। कौन सा एक्सिस? जिस एक्सिस पे दोनों के दोनों न्यूक्लियस लाई करते हैं। ट्राई एटॉमिक है तो भाई लीनियर अगर है तो वो यहाँ, तो ये वाला एक्सिस हमारे लिए काम का नहीं होता, बाकी दोनों तो होते ही हैं, ये और ये हमारे लिए होते हैं। ठीक है, वैसे चलो मैंने ये एनालॉजी लिया तो, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये वैल्यूज कहां से आती हैं, क्वांटम मैकेनिक्स से। देखो हम किस पे डिस्कशन कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग एट मैक्रोस्कोपिक लेवल और माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक में कौन सी फिजिक्स फॉलो होती है? क्वांटम फिजिक्स। तो यार अब मैं कोरिलेट किससे करा रहा हूं? नॉर्मल न्यूटोनियन वाली चीजों से। ये है तरीका सही? क्या बिल्कुल गलत तरीका है, लेकिन आपके दिमाग में वो वैल्यू स्टेबल हो जाए उसके लिए मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं। समझ गए ना? तो अगर आप प्लेन वैल्यू भी याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लेन वैल्यूज भी याद कर दो तो। चलो बच्चों, अब मैं आपको वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अलग से लिखा दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखो। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी मैं सीधा ही लिखा दे रहा हूं, क्या होता है ध्यान से देखो, 3 टाइम्स ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल माइनस एफ रोटेशनल प्लस एफ ट्रांसलेशनल।
3 टाइम्स ऑफ एटॉमिसिटी माइनस दिस, ये आपका वैल्यू आ जाएगा, और इनटू क्या, एनआरटी। अब मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे मान लो आपने ले लिया बेटा किसके लिए, से फॉर एग्जांपल O3 ले लिया, तो एटॉमिसिटी इसका कितना है, तो अगर मुझे वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखना हो तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, 3 इंटू 3 एटॉमिसिटी, अरे 3 टाइम्स ऑफ दैट ना, तो 3 इंटू 3 माइनस, अब बताओ O3 एक ट्राई एटॉमिक गैस है, इसका वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, सॉरी रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल कितना होगा, 3 and 3। बोलो भाई, अरे बोलो यार, तो कितना हो गया ये, 9 माइनस 6 कितना आ गया, 3 आ गया ना, तो इसका इसका वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा दिस होल मल्टीप्लाई बाई एनआरटी, मतलब क्या हो जाएगा, 3 एनआरटी। तो अगर आपको टोटल इंक्लूड करके लिखना है वाइब्रेशनल, तो ये भी आप ऐड कर देना साथ में, मतलब दिस प्लस ये, तो एक लिखो, क्वेश्चन लिखो, तो एक किसके लिए, हाँ बिल्कुल आएगा, नहीं 5 क्यों आएगा इसके लिए, O3 नॉन लीनियर है ना, O3 लीनियर होता है क्या मोटू, अरे कहाँ रे, 3 + 3 यहाँ लिखा है ना, हाँ 3 एनआरटी यहाँ से और 3 एनआरटी इस जगह से, 6 आ जाएगा। क्वांटम से आता है यार ना, अब उस डोमेन में हमें घुसना है ही नहीं, तो मैं बोलूंगा इसको एज इट इज याद कर जाओ बस, एज अ फॉर्मूला ओनली, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, कहीं नहीं पढ़ोगे, ना तो फिजिक्स में पढ़ने वाले हो, ना तो केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो, कहीं पे भी, क्योंकि ये डोमेन ही बिल्कुल अलग हो गया ना, डिराइव फ्रॉम क्वांटम, अंडरस्टूड। तो मैं इसको अलग से क्यों लिखा रहा हूं भाई, मैं इसलिए लिखा रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में वाइब्रेशनल हमें कंसिडर करना ही नहीं होता है, इसलिए हमारा काम इतने से ही हो जाता है, अंडरस्टूड। तो एक क्वेश्चन लिखो, तो राइट मिटा दो इसको, write the translational kinetic energy, rotational kinetic energy and vibrational for किसके लिए, हीलियम, O2, CH4, चलो ये तीनों गैसेस के लिए करो।
हाँ जी बच्चों, हो गया बच्चों। आ जाओ, देखो हीलियम के लिए बताओ, मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक? मोनो एटॉमिक है, तो इसके लिए वाइब्रेशन का तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है। अरे बोलो यार। तो हीलियम के लिए वैल्यू कितनी आएगी भाई? ट्रांसलेशनल, एफ ट्रांसलेशनल प्लस एफ वाइब्रेशनल, और सॉरी ये रोटेशनल, और वाइब्रेशनल तो ऐसे ही खत्म है, इनटू एफ बाई 2 है ना। अरे हाँ बाबा, ये भी खत्म है, तो मतलब कितना आ गया ये? 3/2 है ना। कितने लोगों करेक्ट हुआ ये हाथ उठाओ। अच्छा, O2 के लिए ये डायटोमिक है ना, और डायटोमिक है तो हमें मालूम है कि F ट्रांसलेशन कितना होगा? 3, F रोटेशन कितना होगा? 2। तो हम अगर विदाउट वाइब्रेशन वाला पार्ट रखे तो हमारा 5/2 nRT आ जाएगा। अरे इज दैट क्लियर हो ना? विदाउट, लेकिन अगर मुझे वाइब्रेशन भी ध्यान रखना है तो वाइब्रेशन कैसे निकालेंगे? कैसे बताया था मैंने? तो मैं अगर इसको लिखूं तो क्या लिखूंगा? U इज इक्वल टू 3 + 2 5/2 nRT। ये कौन सा पार्ट है? एक्सक्लूडिंग वाइब्रेशनल एनर्जी, राइट? प्लस, अब वाइब्रेशन वाला मैंने कितना बोला था कि भाई आप क्या करो, 3 इंटू एटोमिसिटी। एटोमिसिटी कितना है? 2। तो 3 इंटू 2 एटोमिसिटी आ गया, माइनस, तो मैंने बताया था ट्रांसलेशन और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड कर लेना, तो दोनों मिला के कितना था? 5 इंटू nRT। बस ना बेटा, सीधा सीधा लिख। तो कितना आ गया ये? सिंपली nRT और 5/2, तो कितना आ गया टोटल? 7/2 nRT। ये कितने लोगों करेक्ट हुआ? हाथ उठाओ। हाँ भाई, अलग अलग बोला था क्या? चलो ठीक, टोटल भी निकाल लिया करो, अच्छी बात है। चलो ठीक है, गुड। ये हमारा वाइब्रेशनल है और ये हमारा, हाँ जी। अब CH4 के लिए देखते हैं बच्चों, प्लीज डोंट टॉक। तो इसमें अगर मैं देखूं काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, तो वही 3/2 nRT। बोलो भाई। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, तो वो भी सेम 3/2 nRT। काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल, तो आप देखो एटॉमिसिटी इसका कितना है भाई? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। तो 5 हो गया, ये 5 इंटू 3 15, माइनस 3 + 3, यही बताया था ना, इंटू nRT। कितना आ गया भाई? 9 nRT। 9 nRT टोटल ऐड कर दो तो कितना आ रहा है? 12 nRT। कितने लोगों का सब करेक्ट हुआ भाई? याद तो बहुत बढ़िया। तो अब आपको इंटरनल एनर्जी समझ में आ गया कैसे हम लिख रहे हैं, आइडियल गैस के केस में कैसे लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम चल जाए, वाइब्रेशनल को कंसीडर करना है या नहीं करना है ये मालूम चल जाए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट? बताओ, आइडियल गैस में क्या कोई पोटेंशियल पार्ट होता है बेटा? जब हम आइडियल गैस बोलते हैं, और मैंने बोला है कि आइडियल गैस को फंडामेंटल पार्टिकल मानो, तो इलेक्ट्रॉन और इन सब चीजों को तो ध्यान देना है नहीं, तो पोटेंशियल वैसे ही गायब। और दो गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स होता ही नहीं है, और फोर्स नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है। इसलिए आइडियल गैस के केस में उसका टोटल एनर्जी भी उसका काइनेटिक एनर्जी ही होगा, यानी इंटरनल एनर्जी विल बी सिंपली काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल है ही नहीं यहाँ पे।
और बताओ क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी ओनली एंड ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर? देखो क्या वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है क्या? सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है वो? तो ये बात नोट करके लिख लो, नोट करके। फॉर आइडियल गैस द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, for ideal gas the value of internal energy for ideal gas the value of internal energy किस पे डिपेंडेंट है? ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि वॉल्यूम डिपेंडेंट नहीं होता है। वॉल्यूम का कहां से मेरे दिमाग में ख्याल आया? क्योंकि जहां पे भी पोटेंशियल टर्म होगा वहां पे बच्चों आप एक्सपैंड कर रहे होगे तो रिलेटिव डिस्टेंस चेंज होगा। रिलेटिव डिस्टेंस चेंज हुआ यानी जहां पोटेंशियल की टर्मिनोलॉजीज हुई उन सभी जगहों पे वॉल्यूम फैक्टर आ जाएगा। जैसे मैं अगर यहीं पे बात बोल दूं कि रियल गैसेस में क्या होगा, तो आप बोलोगे सर रियल में फोर्स लेते हैं, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं, रिपल्शन देखते हैं, बोलो, तो वहां पोटेंशियल नेग्लिजिबल नहीं है। तो वहां पे रियल गैस में दोनों पे डिपेंडेंट हो जाएगा, वॉल्यूम पे भी टेम्परेचर। वॉल्यूम पे क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल एक्सपैंड हो रहा है तो रिलेटिवली डिस्टेंस में दूर जा रहा है, कंप्रेस हो रहा है तो रिलेटिवली नजदीक आ रहा है। अरे आ रहा है क्या बात समझ में? तो जब भी एक्सपेंशन कंप्रेशन होगा तो पोटेंशियल बदलेगा वहां पे। ये बात लिखो नोट करके। whereas for real gas, whereas for real gas internal energy depends on both temperature as well as volume of the system, temperature as well as volume of the system. Temperature as well as volume of the system. Understood? अब ये पता पड़ रहा है ना मैं इंटरनल कैसे लिख रहा हूँ बेटा। इंटरनल को अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखता हूं? इंटरनल पोटेंशियल प्लस इंटरनल काइनेटिक। और जब मैंने आइडियल गैस को बोला पैदा ही वैसे हुआ है जैसे O2 ही एग्जिस्ट करता है, तो वो वाला टर्म तो ऐसे ही जीरो हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया? सिर्फ काइनेटिक। और काइनेटिक का हमें मालूम है काइनेटिक एनर्जी, छोटे छोटे पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2, और इसका डेरिवेशन हमने किया था आइडियल गैस के ATG में। तो वहां से मैं ये काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली लिख रहा था। तो मोनो एटॉमिक का मैंने बताया, फिर उसी तरीके से अलग अलग अगर एटॉमिसिटी हो जाए तो उनकी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, कंसिडरिंग ऑल वाइब्रेशनल, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल फैक्टर्स इनटू अकाउंट। तो हमने इस हिसाब से यहाँ पे, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? तो अगर बोलते हैं किसी का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, इसका मतलब उसके 3 इंडिपेंडेंट एनर्जी टर्म्स हैं, मतलब 3 ऐसे इंडिपेंडेंट डायरेक्शन है। ये कहां से मालूम चलता है? रियलिटी में तो वो क्वांटम का पार्ट है, बट हम यहाँ थोड़ा बहुत कोरिलेशन करा के हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो आपको काइनेटिक लिखने आना चाहिए यार, वो हम मेरे काम का चीज है जो तुम्हें ज्यादा यूज आएगा केमिस्ट्री में, ठीक है। यहां तक क्लियर? इंटरनल एनर्जी लिख लिया आपने आइडियल गैस के केस में, सब सेट है एकदम। चलो बताओ, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन? स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन? बोलो। स्टेट फंक्शन। कैसे मालूम हमें? एक तो हमने पहले ही डेफिनेशन में याद कर लिया था कि भाई वर्क हो गया, हीट हो गया, हीट कैपेसिटीज, यही पाथ फंक्शन थे, बाकी जितना आपने लिखवाया था सर सारे स्टेट फंक्शन थे। और अगर ऐसे नहीं तो आप ऐसे सोच लो कि सर अगर आप मुझे बता दो ना T1 एंड T2, सिर्फ ये बता दो इनिशियल टेम्परेचर कितना है, फाइनल, आप कैसे जा रहे हो वो दुनियादारी हमें नहीं जानना है, क्योंकि U का वैल्यू तो 5/2 nR T है, T पे डिपेंडेंट है, बोलो ना यार। तो T1 T2 मालूम हो तो हम nR T2 माइनस nR T1 करके हम निकाल लेंगे 5/2 nR T1, अगर इसके लिए निकालना हो तो बोलो। तो स्टेट डिपेंडेंट हो गया ना, इसलिए ये एक स्टेट फंक्शन है।
तो वैसे भी मैंने लिखवाया, उस लिस्ट से भी आप ध्यान में रखोगे और ऐसे भी। और एक और मैथमेटिकल तरीका भी है, बट वो मेरे ख्याल से अभी बताने का कोई खास फायदा है नहीं। अगर कोई फंक्शन मालूम हो तो मैथमेटिकली भी उस फंक्शन को हम चेक कर सकते हैं वो स्टेट है या नहीं है। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हेडिंग डालो। यार ये बहुत पेनफुल चीज था ये ना, इतना सेट करा लिया बहुत है। अभी इस चीज का कौन एंजॉय करेगा आपको मालूम है? ये सब जितने मैं एफर्ट डाल रहा हूँ उसको एंजॉय कौन करेगा? चलो, है ना, हो गया, ये सब हो गया। चलो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है भाई? ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? ये सिंपली बच्चों एक एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है, राइट? इट इज द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। अब एनर्जी कंजर्वेशन बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो आप। एनर्जी कंजर्वेशन किसको बोलते हैं? बोलो अनमोल, थोड़ा डिफाइन करो तो एनर्जी कंजर्वेशन। यस सर, सबसे पहले बोला। वो तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हो गया ना। और थोड़ा बढ़िया से डिफाइन करो, थोड़ा ना लिटरेट की तरह से बताओ। एनीबॉडी? एनीवन? व्हाट इज एनर्जी कंजर्वेशन? क्यों? देखो यार, पता नहीं, बहुत फंडामेंटल डेफिनेशन है और जो बचपन में पढ़ा है वही बस पूछ रहा हूँ यार। ये काइनेटिक पोटेंशियल अभी भूल जाओ। क्या पढ़ा तुम लोगों ने? एनर्जी कैन yes neither be created nor destroyed, it can be transformed from one form to other form। यही है ना बेटा, यही है ना, यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली उसी का एक्सटेंशन है। तो क्या है, अब इसको समझते हैं। कहने का मतलब जैसे मान लो कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम मैंने ले लिया और इसके अंदर कुछ ना कुछ हमारे पास पार्टिकल्स हैं, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस। मैं गैस लूंगा, उससे आपको विजुअलाइजेशन थोड़ा इजी होता है, क्योंकि गैसेस पार्टिकल में हम एक्सपेंशन कंप्रेशन की बात कर सकते हैं। सॉलिड में एक्सपेंशन कंप्रेशन उतना होता है क्या? अभी आज हमने एक क्वेश्चन किया था कि लिक्विड से सॉलिड बन रहा है या सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, उस ड्यूरेशन में बताओ वर्क कितना आ रहा है, कितना सिग्निफिकेंटली वो लो आया था वैल्यू, ध्यान है? और वहीं अगर आप देखो तो जब लिक्विड से वेपर बन रहा था या गैसेस का एक्सपेंशन होता है, उस केस में वो वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां पे वैल्यू ठीक ठाक आती है कैलकुलेशन करने के बाद, क्योंकि वहां रियली में कंप्रेशन। आइडियली सॉलिड को बहुत नॉमिनल एक्सपेंशन होता है, अगर आप टेम्परेचर चेंज करो तो। ज्यादा एक्सपेंशन होता है क्या? लिक्विड भी बहुत नॉमिनली एक्सपेंड करता है बॉयल होने के पहले तक। अगर ऐसा नहीं होता तो बेटा टेम्परेचर चेंज करके आप 1 लीटर वाटर को 10 लीटर वाटर में बदल चुके होते हैं। ऐसा होता है कभी? 1 लीटर से ज्यादा वो होगा 990 ml हो जाएगा। थोड़ा और अगर बढ़ाना हो थोड़ा बहुत तो वैसा हो जाएगा, मतलब बहुत मार्जिनल चेंजेस आएंगे। तो एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन का मेन लेना देना किससे होता है? गैसेस से, क्योंकि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। आप 1 ml वाले गैस को आप 10 लीटर गैस भी बना सकते हो और 10 लीटर वाले गैस को आप कंप्रेस करके 2-4 ml तक, 10 ml तक, 15 ml तक वहां तक लेके जा सकते है कि नहीं? डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर यू आर अप्लाइंग। ये सुनो, इसलिए मैं गैस लेता हूं बार बार, ताकि आपको ना वर्क की चीजों को भी मैं यहाँ डिफाइन कर सकूं। अब एक बात बताओ बच्चों, मैंने पिस्टन यहां लगा करके इसको कंप्रेस करने की कोशिश किया, यानी मैंने क्या परफॉर्म किया? इस पे कुछ ना कुछ वर्क। अच्छा, मैंने साइड में यहाँ हीटर लगा करके ना इसको गर्म भी करने की कोशिश किया, इससे मैंने क्या ट्रांसफर किया? यहाँ पे हीट। ये वर्क से मैंने एनर्जी दिया, हीट से एनर्जी दिया। अब ये सिस्टम क्या करेगा? उसको अपने इंटरनल एनर्जी को बढ़ा लेगा। अगर इधर से हमने एनर्जी वर्क के फॉर्म में, इधर से हीट के फॉर्म में दिया, और एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या बोलता है कि भाई आप एनर्जी देते हो तो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, बस फॉर्म चेंज करती है एक से दूसरे में। तो अभी हमने वर्क के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में एनर्जी दिया। किसको दिया? सिस्टम को। तो उससे सिस्टम का एनर्जी तो बढ़ेगा ना। कौन सा एनर्जी बचा भाई सिस्टम के पास?
इंटरनल एनर्जी। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब W और Q अगर आप डोनेट करते हो किसी सिस्टम को तो वो कुछ और नहीं उसके इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। दिस इज व्हाट आई मेंट बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अंडरस्टूड कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इज दैट क्लियर? तो लिखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, it is the law of conservation of energy. It is the law of conservation of energy. That is, energy can neither be created nor destroyed. Energy can neither be created nor destroyed. Energy can neither be created nor destroyed. Okay? अब एक आप बना लो, ये सिस्टम का डायग्राम बना लो। सिस्टम का डायग्राम बना लो। ये पिस्टन है, राइट? ये हमारा सिस्टम था। मैंने सराउंडिंग से इसको हीट दिया और सराउंडिंग ने इस पे कुछ वर्क किया, तो एनर्जी मैंने इन फॉर्म में सप्लाई करी। वो एनर्जी क्या हो गई? सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को उसने चेंज कर दिया। सो W प्लस Q इज इक्वल टू डेल्टा U, ये होता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी हम लोग अपने पूरे केसेस में कौन सा वर्क पढ़ रहे थे बेटा? कौन सा वर्क हमने पढ़ा है? एक्सपेंशन, यानी पीवी वर्क के बारे में पढ़ा है ना बेटा? बोलो ना, जहां प्रेशर वॉल्यूम से रिलेटेड वर्क डन हो। अरे यार बोलो। तो जब हम लोग प्रेशर वॉल्यूम से रिलेटेड वर्क पढ़े हुए हैं तो हम यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये W का मतलब सिर्फ पीवी नहीं भाई, ये तो एनर्जी कंजर्वेशन है ना। आप वर्क वो नॉर्मल इस प्रोसेस से भी कर रहे होते, जैसे मैंने आपको बताया था पहले क्लास में बताया था कि जब आप, अरे यार वो मक्खन वाली मशीन होती है ना, जो भी बोले उसको, ठीक है ना, उससे भी अगर आप बार बार ऐसे रोल करते रहो, बार बार ऐसे रोलिंग करते रहो तो क्या होगा? तब भी यहाँ पे हम वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हम इस वर्क के बारे में वहां डिस्कशन नहीं किया। यहाँ पे ये कोई भी वर्क डन है। फिर मैं अपने प्रोसेस को थोड़ा कंस्ट्रेन करूंगा, मैं बोलूंगा कि इफ द वर्क डन इज टेकिंग प्लेस रिलेटेड टू प्रेशर वॉल्यूम ओनली, सिर्फ वही वर्क है, इलेक्ट्रिकल नहीं है और कोई वर्क डन नहीं है, तो मैं इस W के जगह क्या लिख सकता हूं? माइनस P dV का इंटीग्रल। कैन आई राइट लाइक दिस? अरे बोलो मोटू लोग। अच्छा, एक और चीज, ये एक और फॉर्म में लिखा जाता है आपके किताबों में ना, ये इस फॉर्म में लिखा रहेगा, Q इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस W, ऐसे लिखा रहता है। इंटरेस्टिंगली जब आप फिजिक्स देखते हो ना तो वहां ऐसा लिखा रहेगा। तो आप बोलोगे सर आप तो गलत पढ़ाए थे पूरे। तो मैंने बताया, हाँ बिल्कुल, मैंने ये बात आपको तब भी समझाया था कि वहां W का मतलब क्या होता है? वर्क डन बाय सिस्टम। समझ गए? तो सिस्टम सराउंडिंग के बीच में नेगेटिव का डिफरेंस है ना, तो बस ये समझ लेना, ठीक है? इतना अगर आप समझ जा रहे हो तब तो बहुत ही अच्छी बात है। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस W। इज दैट क्लियर? अभी जैसा मैंने आपको समझाया कि इसको थोड़ा मैं और अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूँ, चलेगा? माइनस W के जगह पे क्या लिख दूं मैं? माइनस ऑफ माइनस इंटीग्रल P dV। कैन आई राइट लाइक दिस? एज्यूमिंग, क्या एज्यूम किया है मैंने? वर्क डन टेकिंग प्लेस ड्यू टू एक्सपेंशन और कंप्रेशन ओनली। ये मैंने एज्यूम किया, तब मैं ऐसे लिख रहा हूं। अगर कुछ और दे रहा होगा तो मैं सिर्फ चुपचाप उठा के वैल्यू यहां पे रखूंगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। कितना वर्क किया वो सारे जगहों का वर्क डन का वैल्यू लाके दे दे, हमें यहाँ पे वैल्यू लिख देना है बस। और अगर कंप्रेशन एक्सपेंशन से हो रहा है तब हमारे लिए थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि तब हमें देखना पड़ेगा कौन सा प्रोसेस है, मैं वैल्यू निकालूंगा, ये सारा चीज करूंगा, ठीक है? अरे समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस इंटीग्रल ऑफ P dV। इज दैट क्लियर? ये स्टेटमेंट ध्यान रखना। छोटे फॉर्म में
छोटे फॉर्म में, मतलब व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज ट्रांसफर्ड, उसको स्मॉल क्यू लिख देंगे। तब इसको क्या लिखेंगे, डी यू, स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसको क्या लिखेंगे, सिंपली पीडीवी। ध्यान रखना मैंने क्या किया है, स्मॉल क्यू। अच्छा, कुछ जगहों पे बच्चों ये डेल्टा क्यू नहीं लिखा जाता है, क्यों? क्योंकि जनरली डेल्टा हम स्टेट वेरिएबल्स के ही जगह लगाते हैं, बोलते हैं डेल्टा टी का मतलब T2 माइनस T1 हुआ। भाई डेल्टा क्यू का तो मतलब Q2 माइनस Q1 ना। व्हाट द हेल इज दिस, Q2 माइनस Q1 क्या होता है? Q कोई स्टेट फंक्शन थोड़ी ना था, बोलेंगे कि यहाँ पे हीट इतना था माइनस इनिशियल हीट इतना था। मैंने बताया था ना, हीट का कोई मतलब ही नहीं है अगर वो फ्लोइंग फॉर्म में ना हो तो जो चीज फ्लो हो रहा हो, सप्लाई हो रहा हो, उसमें क्या बोलना कि फाइनल हीट माइनस इनिशियल हीट, क्या बकवास है? समझ गए बात? इसलिए यहाँ पे कैपिटल क्यू मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, स्मॉल क्यू मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे डब्ल्यू भी अगर लिखना हो तो कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू लिखने की प्रैक्टिस कराई जाती है थर्मो में। थोड़ा फिजिक्स में आप डीडब्ल्यू भी लिखते होगे ना, पीडीवी, अरे सॉरी पीडीवी बोल रहा हूं, एफ डॉट डी आर करते होगे ना ये, बट चलेगा। बस आप बात समझने की कोशिश करना किस सेंस में यहाँ बोला जाता है। यहाँ डेल्टा डब्ल्यू, तब भी आप डी डब्ल्यू लिखोगे, लेकिन इसका इंटीग्रल का मतलब आप W2 माइनस W1 नहीं लिखते हो बेटा। क्या लिखते हो? ये नहीं लिखते हो। क्यों नहीं लिखते हो? क्योंकि ये एक्चुअली लिखना ही ये गलत टर्मिनोलॉजी है। इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू का मतलब W और फिर ब्रैकेट 1 से लेकर 2, तो W2 माइनस W1 तो कभी नहीं लिखते ना, वो तो हम सिंपली बताते हैं वर्क डन। तो इसलिए इसको सही तरीके से लिखना ऐसे ही लिखा जाता है, या बहुत आपको लिखना है इसको तो आप स्मॉल डब्ल्यू लिख दो, बट कोई बात नहीं, वहां चल जाता है, यहाँ काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, यहाँ पे हमें बहुत प्रिसाइज रहना पड़ेगा वेरिएबल्स को लेकर के। इज दैट क्लियर? तो अब अगली क्लास में हम लोग इन पे प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे कैसे हीट और वर्क का यूज करके चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या इनका यूज करके इनको कैसे निकालते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हो इस इक्वेशन में, ये दोनों भाई साहब, ये दोनों, ये पाथ फंक्शन है नहीं, और ये अकेला स्टेट फंक्शन। दिख रहा है ना? इसका बहुत यूज करने वाले हैं अगले क्लास में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।